Hello students, in the last session we have started our new chapter which is respiration. And in that session we have discussed कि plants हमारे कैसे रेस्पायर करते हैं, डिफरेंट एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, और हमने लास्ट में बताया था कि हमें अब क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है कि ह्यूमंस में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है. हमने डिफरेंट एनिमल्स में देखा कैसे रेस्पिरेशन होता है. एक्वेटिक एनिमल्स गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं. अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, दे रेस्पायर थ्रू देयर बॉडी सरफेसेस. इंसेक्ट्स की बॉडी पे स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं. प्लांट्स टोमेटा से रेस्पायर करता है, उनकी लीफ के सरफेस पे लिग्निवोल्स प्रेजेंट होते हैं. अदर देन दैट प्लांट्स रूट से भी रेस्पायर करते हैं. अब हमें पढ़ना है कि ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कैसे होता है. दिस इज अ रफ डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. मतलब एक छोटा सा डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है. ह्यूमंस में एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है. रेस्पिरेशन में दो स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज ब्रीदिंग and the second one is internal respiration. Internal respiration nothing, हमारा सिंपली फूड से ऑक्सीजन का बनना, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द सेल. सेल के अंदर फूड का ऑक्सीडेशन क्या कहलाता है, इंटरनल रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग में दो आगे फर्दर हमारे पार्ट्स डिवाइड होते हैं. एक इनहेलेशन, सेकंड वन इज एक्सहेलेशन. इनहेलेशन क्या प्रोसेस है, इनहेलेशन टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन. O2 का लेना इज इनहेलेशन एंड रिलीज ऑफ CO2 इज एक्सहेलेशन. और CO2 का रिलीज होना क्या कहलाता है, एक्सहेलेशन. तो हमारे लिए मेजर प्रोसेस देखो, इसमें तो क्या हो रहा है, सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन होता है. मेन क्या करना है, मेन हमें पढ़ना है कि किस तरीके से हम ह्यूमंस इनहेल करते हैं और कैसे हम एक्सहेल करते हैं. मतलब कैसे बॉडी में O2 एंटर होती है और कैसे CO2 रिलीज होता है, हमें वो पढ़ना. फॉर दैट पर्पस ह्यूमंस की बॉडी में एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम नॉस्ट्रल्स, देन लीड्स टू नेसल पैसेज या नेसल कैविटी भी बोल सकते हैं. आफ्टर दैट नेसल कैविटी के बाद, नेसल पैसेज के बाद फेरिंक्स, देन लैरिंक्स, then trachea, then to bronchi, and then bronchioles. After that alveoli. ये पूरा एक पैसेज है. सबसे पहले नॉस्ट्रल, उसके बाद नेसल पैसेज, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड alveoli. ये पूरा पैसेज है जहां से एयर एंटर होती है. O2 का अगर मैं एंटर बोलूं, इनहेलेशन अगर बोलते हैं, तो सबसे पहले एयर कहाँ आएगी, नोस्ट्रल्स में आएगी. नोस्ट्रल्स कौन सा रीजन है, देखो हमारी नोज जो ओपनिंग, टू ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है. ये जो नोज ओपनिंग होगी, लेट मी रब इट सो दैट आप लोगों को अच्छे से समझाया जा सके. yes. ये क्या होंगी हमारी ओपनिंग, दीज आर नोस्ट्रल्स. एंड देन दिस पाथ, ये जो हमारा पैसेज होता है, ये जो पूरा पैसेज है, इसको कहा जाता है नेसल कैविटी भी बोल देते हैं, नेसल पैसेज भी बोल सकते हैं हम इसको. उसके बाद देखो हमारी दो चीज होती है, एक तो नोज से नेसल कैविटी का, और एक माउथ, हमारी जो माउथ कैविटी होती है, दोनों जाकर हमारे नेक में कॉमन ओपनिंग में ओपन होती है. ये हमारी माउथ कैविटी, हमारी नेसल कैविटी, दोनों जो यहाँ जस्ट ओपनिंग में ओपन होती है, इसको कहा जाता है फेरिंक्स. ये क्या है, वो कॉमन रीजन है जहां पर फूड पाइप, मतलब हमारा जो बकल कैविटी, हमारा जो माउथ कैविटी है वो भी ओपन होती है, और जो हमारी नेसल कैविटी है वो भी ओपन होती है. देन उसके बाद ये जो फेरिंक्स है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है. दिस वन इज फूड पाइप, जिसका हमारे यहाँ पर इस रेस्पिरेशन में कोई रोल नहीं है, इसको मैं नहीं पढ़ना, बट स्टिल मैंने आप लोगों को बताया क्या है कि फेरिंक्स एक कॉमन ओपनिंग है. देन ये बाइफर्केट होगी, दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक फूड पाइप में जाएगा और एक दूसरा हमारा क्या होता है, जिसको कहा जाता है विंड पाइप या फिर ट्रैकिया भी बोल सकते हैं. उसके बाद जो ये दो ब्रांचेस में जाते हैं, ये दो ब्रांचेस डिवाइड होती हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है ब्रोंकाई, which enters into the lungs. दो ब्रोंकाई, एक लेफ्ट और एक राइट. दिस वन इज लेफ्ट एंड दिस वन इज राइट. एक लेफ्ट हमारी लेफ्ट लंग में एंटर होती है, एक राइट हमारी राइट लंग में एंटर होती है. ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है हमारी क्या कहलाती है, दीज आर लंग्स. लंग्स में जाने के बाद जो ब्रोंकाई है वो सेवरल ब्रांचेस में डिवाइड होकर क्या बनाती है, ब्रोंकियोल्स का फॉर्मेशन करती है. दीज आर, जो बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई है ब्रोंकियोल्स कहलाएंगी,
और उसके बाद एंड में जो ये स्वेलन हमारी बलून लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको क्या कहा जाता है, इसको एल्वियोली कहा जाता है। एट द एंड हमारी जो सैक लाइक स्ट्रक्चर लंग्स में प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलेंगे हम, एल्वियोली बोलेंगे। एयर हम जब इनहेल कर रहे हैं तो उसको ये पूरा पाथवे फॉलो करना पड़ेगा। कैसे होता है इनहेलेशन, सबसे पहले जब हम इनहेलेशन करते हैं देन हम एक्सहेलेशन पढ़ेंगे। इनहेलेशन में क्या होगा, सबसे पहले हमारी जो नॉस्ट्रल्स है वो क्या करेंगे, एयर को इनहेल करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, नॉस्ट्रल्स ने, सॉरी फॉर दैट, नॉस्ट्रल्स ने क्या किया, इनहेलेशन किया, एयरली इनहेल किया। नॉस्ट्रल के बाद वो कहाँ जाएगी, हमारी नेसल कैविटी में। एयर कहाँ एंटर करेगी, नेसल कैविटी में। आफ्टर रीचिंग नेसल कैविटी, हमारी नेसल कैविटी क्या कंटेन करती है, हेयर कंटेन करती है, साथ में म्यूकस कंटेन करती है। हमारी जो नेसल कैविटी है इसमें सेवरल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होंगे, कंप्लीटली कवर्ड होगा वो, एंड अलोंग विद दैट म्यूकस इज अ थिक विस्कस लिक्विड। इनका काम क्या होता है, टू ट्रैप द, ये जो हमारे थिक विस्कस लिक्विड है ये क्या करेंगे, जितना भी डस्ट, डर्ट, धूल मिट्टी, डस्ट, डर्ट, कोई भी पार्टिकल, उसको क्या कर लेंगी, ट्रैप कर लेंगी। दस इट प्योरिफाइज द एयर, एयर को क्या करती है, प्योरीफाई करती है। मतलब सबसे पहले नॉस्ट्रल्स में एयर एंटर हुई, देन नेसल कैविटी में गई, नेसल कैविटी में हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट होंगे जो कि डस्ट पार्टिकल ट्रैप कर लेंगी और एयर को प्योरीफाई करेंगे। आफ्टर दैट एयर प्योरीफाई हो चुकी है, हमारी वो कहाँ जाएगी, फेरिंग्स में जाएगी। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स इज द कॉमन ओपनिंग फॉर बोथ द फूड पाइप एंड विंड पाइप, ठीक है। फेरिंग्स के बाद वो जाती है लैरिंग्स में। मैंने तो यहाँ लैरिंग्स रिप्रेजेंट ही नहीं किया, लेकिन लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स है। हमारी नेक में एक रीजन प्रेजेंट होता है, जब हम बोलते हैं तो ये रीजन यहाँ पर वाइब्रेट करता है। जो रीजन यहाँ वाइब्रेट करता है वो पोर्शन हमारा बॉक्स, वॉइस बॉक्स होता है, जिसमें वोकल कॉर्ड्स लगी होती हैं। इसमें क्या होती है, वोकल कॉर्ड्स। जैसे हम रबर बैंड को अगर हम इस तरह से स्ट्रेच करके उस पर हिट करें तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है, ऐसे ही हमारी दो वोकल कॉर्ड्स हमारे नेक में स्ट्रेच आउट होती हैं। जैसे ही एयर उन पर अटैक करती है तो वो वाइब्रेट करती है, उनके वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद लैरिंग्स से कहाँ जाएगी, वो जाएगी हमारी विंड पाइप। विंड पाइप भी बोल सकते हैं और हम उसको ट्रैकिया भी बोल सकते हैं। विंड पाइप में क्या प्रेजेंट होती है, रिंग्स प्रेजेंट होती है, कार्टिलेजिनस रिंग्स, कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं विच प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ O2 एंड CO2। O2 और CO2 को मिक्स होने से प्रिवेंट करती हैं, बचाती हैं। विंड पाइप मतलब एयर आ चुकी है, एयर कहाँ, नोस्ट्रल से पहले कहाँ पर एंटर हुई, नोस्ट्रल से सबसे पहले एयर हमारी एंटर हुई नेसल कैविटी में, नेसल कैविटी में प्योरीफाई हुई, देन वो हमारे कहाँ जाती है, फेरिंग्स में, फेरिंग्स से लैरिंग्स में, लैरिंग्स में वॉइस प्रोड्यूस करती है। उसके बाद ट्रैकिया में, ट्रैकिया में जाने के बाद अब वो कहाँ जाएगी, ब्रोंकाई। कहाँ जाएगी, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में जाने के बाद अब वो दो रीजन्स में डिवाइड होगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, दोनों लंग्स में एंटर करेगी। मैंने ये डायग्राम इधर रिप्रेजेंट नहीं किया है, दैट डजंट मीन कि इधर नहीं होगा, इधर भी प्रेजेंट होता है। मतलब इधर भी पूरे सेवरल ब्रांचेस इस तरीके से ब्रोंकियोल्स प्रेजेंट होंगे और ये एल्वियोली, ओके। ब्रोंकाई, देन इट विल एंटर इन द ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स ये सेवरल छोटी छोटी जो ब्रांचेस हैं इनमें एंटर करेगी। एट द एंड हमारी जो एयर है वो कहाँ जाती है, एल्वियोली में जाती है। एल्वियोली क्या है, एल्वियोली को अच्छे से समझना है हमें। एल्वियोली क्या है, दिस इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। हमारी बॉडी में वो साइट जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है वो क्या कहलाती है, एल्वियोली कहलाती है। एल्वियोली में आने के बाद एयर क्या होगी, सपोज मान लेते हैं ये हमारी एल्वियोली लंग्स की, मैंने थोड़ा एनलार्ज बनाया, बहुत छोटे छोटे बहुत सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती है। ये जो एल्वियोली है ये बहुत सारी ब्लड वेसल्स से सराउंडेड रहती है। दिस इज एल्वियोली एंड इट इज सराउंडेड बाय मतलब ब्लड वेसल्स बोल सकते हैं, सिंपल ब्लड वेसल्स सराउंडेड रहेगी। हमने लास्ट सेशन में डिफ्यूजन पढ़ा था। डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सेम यही होगा, एल्वियोली में O2 आ चुकी है, इनहेलेशन किया, एल्वियोली में O2 आ गई। एट द सेम टाइम ब्लड में O2 नहीं है, ब्लड O2 डेफिशिएंट है, तो O2 सिंपली यहां से कहाँ एंटर हो जाएगी, ब्लड में चली जाएगी। लेकिन ब्लड में हमारे CO2 प्रेजेंट था, हमारी बॉडी में जो वेस्ट बना था कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑलरेडी ब्लड में प्रेजेंट था, तो वो कहाँ होगा, वो एल्वियोली में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब हुआ क्या,
एल्वियोली ने गैसेस एक्सचेंज कराया, O2 को ब्लड में भेज दिया और ब्लड में जो CO2 थी उसको अपने पास ले लिया। तो अब हमारी यहाँ पर इनहेलेशन की प्रोसेस एंड अप होती है। इनहेलेशन में क्या हुआ, सबसे पहले नॉस्ट्रल में एयर आई, देन वो नेसल कैविटी में प्योरीफाई हुई हेयर्स एंड म्यूकस की वजह से, फेरिंग्स, लैरिंग्स, विंडपाइप, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड देन एल्वियोली। एल्वियोली से फिर वो कहाँ चली जाएंगी, ब्लड वेसल्स में चली जाएगी। अब ये रिवर्स पाथवे सेम एक्सहेलेशन में फॉलो होगा। जो CO2 ब्लड वेसल से एल्वियोली में आई वो कहाँ जाएगी, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, देन टू ट्रेकिया, देन टू लैरिंग्स एंड देन टू फेरिंग्स, देन टू नेसल कैविटी एंड नॉस्ट्रल से वो बाहर हो जाएगी। O2 का आना और CO2 का जाना। O2 का आना इज इनहेलेशन, इनहेल करना, CO2 का जाना इज एक्सहेलेशन। आई होप ये प्रोसेस आपको क्लियर हुई। इस सब में, इस पूरे मूवमेंट में दो चीजों का इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक हमारा होता है डायफ्राम, एक होता है हमारा रिब केज। जो हमारे लंग्स हैं वो किससे प्रोटेक्टेड रहते हैं, एक बोनी स्ट्रक्चर, बोनी स्केलेटन से हमारे लंग्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, रिब केज कहा जाता है। रिब केज और डायफ्राम दोनों मूव करते हैं। रिब केज विच प्रोटेक्ट्स आवर लंग्स एंड डायफ्राम, इनका काम क्या होता है। मैंने यहाँ पर एक इस तरीके से एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाई है यहाँ, जिसका मैंने नाम मेंशन नहीं किया था। ये होती है डायफ्राम, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरीके से रिब्स प्रेजेंट होते हैं, रिब्स प्रेजेंट इस तरीके से। तो होता क्या है, व्हेन वी इनहेल, जब हम इनहेल करते हैं, ये कौन सा टाइम पे, इनहेलेशन के टाइम पे जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा जो रिब केज है वो अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करता है। रिब केज कहाँ मूव करेगा, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है। डायफ्राम कहाँ मूव करेगा, नीचे की तरफ, डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड। अच्छा, अब समझना कैसे। ये हमारा रिब केज था, ये ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ ऐसे जाएगा इस तरीके से। डायफ्राम ये था, ये नीचे की तरफ जाएगा, मतलब यहाँ का स्पेस जो था, लंग चेस्ट कैविटी का स्पेस, उसने इंक्रीज करा। पहले वो दोनों इस रीजन पे थे, लेकिन जब हम इनहेल कर रहे हैं तो रिब केज बाहर जा रहा है इस तरीके से और डायफ्राम नीचे जा रहा है। तो वो क्या कर रहा है, यहाँ एयर स्पेस इंक्रीज कर रहा है, लंग्स की कैविटी को बढ़ा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन एंटर कर सके। तो इनहेलेशन के टाइम पर कहाँ मूव करेंगे, अपवर्ड और आउटवर्ड, और डायफ्राम कहाँ मूव करेगा, डाउनवर्ड। एट द सेम टाइम जब हम एक्सहेल करते हैं तो एयर को बॉडी से पुश आउट करना है, बाहर निकालना है, तो जो डायफ्राम है वो अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ मूव करेगा। एक्सहेलेशन में क्या होगा, एक्सहेलेशन में जो रिब्स हैं वो कहाँ मूव करेंगे, अंदर, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। कहाँ मूव करेंगे, इनवर्ड अंदर की तरफ, और डाउनवर्ड मूव करेंगे। जबकि जो हमारा डायफ्राम है वो कहाँ मूव करेगा, दैट विल मूव अपवर्ड्स, ताकि क्या कर सके, चेस्ट कैविटी को डिक्रीज कर सके। इनहेलेशन में चेस्ट कैविटी क्या होगी, चेस्ट कैविटी इंक्रीज होगी, जबकि एक्सहेलेशन में जो चेस्ट कैविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दिस इज हाउ कि हमारी जो बॉडी है वो किस तरीके से इनहेलेशन करती है, एक्सहेलेशन करती है। ये मूवमेंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा रिब केज अपवर्ड और आउटवर्ड ही क्यों मूव कर रहा है, इनहेलेशन के टाइम पे डायफ्राम डाउनवर्ड ही क्यों मूव करता है, ताकि वो चेस्ट कैविटी को इंक्रीज कर सके, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है इंटरनल रेस्पिरेशन, और इंटरनल रेस्पिरेशन के साथ साथ हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एंड आफ्टर दैट हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यस, व्हाट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। O2 आ चुकी है, सेल्स में ब्लड तक चली गई थी एल्वियोलस एक्सचेंज होने के बाद। अब O2 जो हमारी कहाँ पर आई है, ब्लड में आई है, वो सेल्स तक जाएगी। आफ्टर रीचिंग सेल में जाने के बाद जो सेल में हमारा ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होगा और क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, H2O बनाएगा और एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। ये इंटरनल रेस्पिरेशन है। सिंपली ब्रीदिंग हुआ, इनहेलेशन हुआ, O2 आया, O2 ने ग्लूकोज से कंबाइन करके CO2 बनाया, ये CO2 एज अ वेस्ट बॉडी से फिर बाहर निकल जाएगी, O2 आती रहेगी, CO2 निकलती रहेगी। मेन चीज एनर्जी चाहिए थी, हमें एनर्जी मिल गई, देन ये एनर्जी हमारी सप्लाई हो जाएगी, और ये जो एनर्जी बनती है वो ATP के फॉर्म में बनती है। किस फॉर्म में, ATP। ATP क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी।
जिसका फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के हमारे दो टाइप्स होते हैं, दो तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करता है। कैसे? एक होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द सेकंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आर ऑफ टू टाइप्स, एक होगा एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द सेकंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, देन इट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, O2 की एब्सेंस में होगा, देन इट इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाउ यू विल वंडर, मैं तो स्टार्टिंग से बोल रही थी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा, तो बिना ऑक्सीजन के कैसे रेस्पिरेशन होता है? कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारे ईस्ट, फंगस वगैरह ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। जैसे वो क्या करेंगे, हम पहले एरोबिक की पढ़ते हैं। एरोबिक की सिंपल रिएक्शन क्या है? सिंपल रिएक्शन हमारी यही है, मेन में रिएक्शन ही लर्न करनी है। C6H12O6 दैट मींस ग्लूकोज ऑक्सीजन से कंबाइन होगा क्या बनाएगा? CO2, ठीक है, प्लस H2O एंड साथ में एनर्जी बनेगा। यहाँ जो एनर्जी बनती है वो लार्ज अमाउंट में बनती है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। हम बोल सकते हैं 38 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सेकेंड वन, मतलब एक तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज कि ये जो प्रोसेस है हमारी, इसमें क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाता है, फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जितने भी 6 के 6 कार्बन थे वो सारे कार्बन क्या करते हैं, 6 CO2 बना लेते हैं, मतलब सब CO2 में निकल जाते हैं, कुछ नहीं बचता, ठीक है। ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है। एनारोबिक क्या है? एनारोबिक में ऑक्सीजन की एब्सेंस में फूड का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब फूड का ब्रेक डाउन होगा। वहाँ ऑक्सीडेशन टर्म यूज नहीं कर सकते क्योंकि ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रही है। वहाँ क्या होगा, वहाँ हमारा फूड का ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन की एब्सेंस में। जैसे सबसे पहले हम फंगस मतलब ईस्ट की बॉडी में पढ़ते हैं, होता क्या है ईस्ट में, C6H12O6 इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या बोल सकते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारा किसका फॉर्मेशन करेगा, इसका ब्रेक डाउन होगा और ये क्या बनाएगा, ये हमारा एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, प्लस CO2 बनाएगा और प्लस एनर्जी बनाएगा। एंड दिस एनर्जी इज इन लेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में एनर्जी बनाता है, ठीक है। सबसे पहली बात, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, रिलीजेस लेस एनर्जी, और यहाँ पर फूड का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड पूरी तरीके से पार्शियल ब्रेक डाउन, सॉरी नॉट ऑक्सीडेशन, क्या बोलेंगे, पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ फूड। फूड पूरी तरीके से नहीं टूटेगा। वहां तो 6 कार्बन थे हमारे ग्लूकोज के, वो 6 के 6 CO2 में रिलीज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे एल्कोहल के भी बनते हैं। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है, मतलब जब ईस्ट एनारोबिकली रेस्पायर करती है और एल्कोहल का फॉर्मेशन करती है, इसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। एक स्पेशल टाइप का एनारोबिक रेस्पिरेशन हमें किसमें देखने को मिलता है, हमें ह्यूमंस में भी देखने को मिलता है। समटाइम्स इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जैसे हम कल भी कोई ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, हम जब भी कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हम बहुत हैवीली ब्रीथ करते हैं। एट दैट टाइम हमारी जो मसल सेल्स हैं उन तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। क्या? ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज के टाइम पर हमारी बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा ग्लूकोज है C6H12O6 है, किसमें, इन द लैक ऑफ, एब्सेंस नहीं बोला मैंने, एब्सेंस मतलब है ही नहीं, लेकिन लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में किसमें टूट जाता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है, और साथ में क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। CO2 नहीं बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो दिस इज कहाँ होती है, ये रिएक्शन होती है मसल सेल्स में। कब होगी? जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, मतलब हैवी एक्सरसाइज के टाइम पे। इसका एक रिजल्ट होता है, जब लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में बनता है, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड,
ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड वी फील मसल क्रैम्प। हमें जो मसल क्रैम्प आते हैं कोई भी एक्सरसाइज करते हुए, किसकी वजह से आते हैं? ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड वी फील मसल क्रैम्प्स। हमें जो मसल क्रैम्प्स आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से। और जैसे ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड पूरी होगी, देन अगेन हमारा लैक्टिक वापस से एरोबिक रेस्पिरेशन होने लगेगी। ये जस्ट स्पेशल केस है कि हमारी मसल सेल्स एनारोबिकली रेस्पायर कब करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर रेस्पिरेशन। फर्स्ट सेशन में हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा कि प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं, एनिमल्स कैसे रेस्पायर करते हैं। आज के सेशन में हमने पढ़ा कि ह्यूमंस में कैसे रेस्पिरेशन होता है। आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा कि रेस्पिरेशन के टाइप्स क्या है, एरोबिक, एनारोबिक, एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक का ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। एनारोबिक में क्या होता है? एनारोबिक में ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, एनर्जी कम रिलीज होती है और क्या होता है? फूड का पार्शियल ब्रेकडाउन। अगर हम ह्यूमंस में स्पेशल केस पढ़े, ह्यूमंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल सेल्स में होती है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन, और लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होगा और इस लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से हमें मसल क्रैम्प्स होते हैं। ठीक है, आई होप यू गाइस गेट दिस सेशन एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच।